and in fact every coaching institute, we're totally relying on a pattern known as elimination technique. पेपर का रोल प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसी एक चीज़ पे बहुत अच्छे से काम करता है और वो है कि स्टूडेंट्स की डिपेंडेंसी खत्म करना। करंट अफेयर्स के 35-40 क्वेश्चन आ गए थे और अगले साल सब लोग फिर करंट पे भाग। चेंज एक ऐसा टॉपिक है जो टॉपिक आपका एक रोजमर्रा की जिंदगी का कॉम्प्रिहेंशन के लिए बहुत आप कह सकते हैं कि रूल है, गोल्डन रूल है कि यू शुड रीड बिटवीन द लाइन। मैं हूं प्रीति आप सबके साथ और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। यूपीएससी या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रिलिमिनरी टेस्ट ले लिया है। ऐसे में जो बच्चे इस एग्जाम में अपीयर हो रहे थे, जो कैंडिडेट्स इस एग्जाम में अपीयर हो रहे थे, हर साल बदलते पैटर्न और क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस इतने कंफ्यूजिंग है, इससे एक बार फिर से उनको एक काफी तेज धक्का लगा है। ऐसे में इन सारे बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद है, सिविल सेवा मार्गदर्शन के डायरेक्टर निहित किशोर सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सर काफी फेमस प्रोवर्ब है कि एवरीथिंग व्हिच इज अंडर द स्काई व्हिच हैज टू बी रेड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। सर तो ये स्टेटमेंट अब कहीं ना कहीं सच होता हुआ नजर आ रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बहुत बहुत वेलकम। और जैसा कि आपने जो प्रोवर्ब की बात कही, तो अभी भी मैं इस बात से अग्री नहीं करूँगा पूरी तरह से कि एवरीथिंग व्हिच इज अंडर द स्काई इज अ पार्ट ऑफ यूपीएससी सिलेबस। बिकॉज यूपीएससी के एग्जामिनेशन में एक सबसे अच्छी बात यह है कि उसका एक सिलेबस डिफाइंड है और उस डिफाइंड सिलेबस के अंदर व्हाटएवर इज देयर हैज टू बी रेड। तो अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर ये सिलेबस में लिखा हुआ है तो इसको लेकर जितने भी पॉसिबल डायमेंशंस हैं, हर एक चीज ये आपको कवर करना पड़ता है होलिस्टिकली, और यही वो ऑप्शंस के साथ एक्सप्लोर कर रहा है कि जो क्वेश्चंस अगर वो पूछा है इस बार भी यूपीएससी ने जो पूछा है, तो वो क्वेश्चंस के ऑप्शंस में इन्हीं डायमेंशंस को कवर करने की कोशिश की गई है। और ये नहीं बोल सकते कि सिलेबस से बहुत वास्ट लेकर चला गया, सिलेबस के बाहर की चीज़ें हैं। हाँ, पैटर्न जो है तो पैटर्न पे डिपेंडेंसी जो स्टूडेंट्स की हो जाती है, उस चीज़ को यूपीएससी कंटिन्यूअसली चेंज करता है। तो थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम आता है बच्चों को, क्योंकि हम लोग एक पैटर्न को ना दिमाग में रख के प्रिपरेशन करते हैं। जैसे कि एक टाइम था 2023 से पहले कि एवरी स्टूडेंट एंड इनफैक्ट एवरी कोचिंग इंस्टीट्यूट वेर टोटली रिलाइंग ऑन अ पैटर्न नोन एज एलिमिनेशन टेक्निक। तो अब यूपीएससी का कट ऑफ भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब यूपीएससी क्या कर सकता है, क्योंकि उसको है कि वो सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा, सिलेबस को ही फिर विद इन सिलेबस कैसे इसको हम लोग थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव बनाए, तो उसने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड को एलिमिनेट कर दिया। तो अब क्वेश्चन पहले पूछा जाता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नाउ इट इज बीइंग आस्क्ड कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स। 2023-24 ये दो पैटर्न चले। अभी आपने एक और चीज नोटिस किया होगा कि स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन, तो अभी हम नहीं कह सकते आउट ऑफ सिलेबस इफ वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूज ऑफ करंट इवेंट्स, सो स्पोर्ट्स इज अ पार्ट ऑफ इट। और अगर हमारे यहाँ का कोई भी लड़का एक ग्रैंड स्लैम यंगेस्ट ग्रैंड स्लैम चैंपियन बना है, तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, करंट इवेंट है हमारे लिए। तो क्वेश्चन अगर उससे पूछा तो हम नहीं कह सकते कि एक साल स्पोर्ट्स पूछ रहा है, एक साल नहीं पूछ रहा है। और दूसरा फिर क्या देखने को आपको मिलेगा कि जो डिपेंडेंसी अब हाउ मेनी वाले पे जा रही थी बच्चों की, तो एक नया फिर इंट्रोडक्शन हुआ इस बार, 3 स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। जो हम लोग बहुत ही ट्रेडिशनली एक चीज़ फॉलो करते हैं कि 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसके ऊपर कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए आता है, इस बार ये 3 स्टेटमेंट को पूछ दिया, तो थोड़ा ये भी पैटर्न को टफ किया। क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा, जैसा कि आप बता रहे थे कि असर्शन रीजनिंग और एजम्पशंस के भी क्वेश्चंस थे, तो जैसे एजम्पशंस के क्वेश्चंस या स्टेटमेंट बेस्ड ऑप्शंस जो थे सर, वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे। और मतलब कहीं ना कहीं जो एक सिलेबस का जो दायरा है, उस दायरे में ही कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है क्वेश्चंस लेंदी होने की वजह से। अगर एलिमिनेशन टेक्निक कहीं ना कहीं लायबल नहीं है, तो वैसे सिचुएशंस में आप किस तरीके से अपनी तैयारी करके जाए? देखिए, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे मैं एक टॉपिक का एक एग्जांपल लेता हूँ, क्वेश्चन गवर्नर के ऊपर आया, वो भी 2 क्वेश्चन है। तो अब जो भी बच्चे गवर्नर को पढ़ रहे हैं, मान लीजिए किसी किताब से पढ़ा, आपके पास क्लास नोट्स हैं, आपने पढ़ा उसको, तो हम लोग इस नोट्स पे रिलाई अब नहीं कर सकते सर।
क्योंकि हो क्या रहा है कि अगर हम लोग नोट्स पर रिलाई करते हैं तो हम लोग उसका ट्रेडिशनल पार्ट तो बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं, 10 बार पढ़ा भी है उसको, लेकिन जो रीसेंट डेवलपमेंट उसके है ना वो पार्ट मिस हो जाता है। यस सर। तो अब आपको क्या करना होगा कि जो न्यूज़पेपर है जो कि मेंस के टाइम पे इनएविटेबल हुआ करता है, यूपीएससी का हो या कोई भी एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज का हो, ये न्यूज़पेपर का रोल प्रीलिम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यस सर। तो अब गवर्नर को जिसने भी करंट सिनेरियो में जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए थे अभी तमिलनाडु के गवर्नर को लेकर, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने नोट्स में एडिशन किया होगा, एनरिचमेंट किया होगा, प्रेसिडेंट को लेकर क्या बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और अभी जैसे आर्टिकल 143 का इस्तेमाल प्रेसिडेंट ने किया था किसी कोई टॉपिक के ऊपर, तो ये सारे टॉपिक को अगर आपने नोट्स में अपने ऐड कर लिया होगा तो ये बहुत आसान हो जाएगा कि आप फिर इन डायमेंशंस को अपने ऑप्शंस के अंदर देकर एलिमिनेट और उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। yes. और दूसरा है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो क्वेश्चंस छोड़ने के लिए होता है, yes. ऐसे ऑप्शंस रखे जाएंगे। जैसे कि आज से पहले भी बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि इनमें से कौन सा एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या इक्वेटर से पास कर रहा है, लेकिन इस बार जो इक्वेटर वाला क्वेश्चन था उसमें जो 3 ऑप्शंस थे, 99% स्टूडेंट्स will not be aware of the 2 options out of 3। yes sir। है ना? yes. तो अब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो ये क्वेश्चन छोड़ने के लिए होता है, और ये यूपीएससी डेलिबरेटली दे रहा है। क्यों दे रहा है? ताकि आप ये भी डिसाइड कर पाओ स्मार्टली कि कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है। तो अगर हम लोग ऑप्शंस बहुत ज़्यादा ट्रिकी है तो आप उसको फिर छोड़िएगा तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, आपका थोड़ा प्रिपरेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस में भले ही एलिमिनेशन मेथड हट चुका है, लेकिन जहाँ जहाँ ऑप्शंस में थे हर जगह एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई भी हुआ है। अगर आप ठीक से फॉलो करोगे तो जो भी 7-8 क्वेश्चन के आसपास थे जहाँ पे अभी भी 14 फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पूछा गया था, उन सब जगहों पे एलिमिनेशन टेक्निक काम कर रहा था। yes, तो ये सबको अगर मिला ले तो कंपैरेटिवली मैं यही बोलूँगा कि पेपर डेफिनेटली पिछले बार से टफ रहा है इस बार का, लेकिन सिलेबस के बाहर का चीज़ नहीं है। थोड़ा सा हम लोग को अपने प्रिपरेशन का जो स्ट्रैटेजी है, प्रिपरेशन का जो दायरा है वो थोड़ा सा हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा। क्वेश्चंस का जो वेटेज है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज, जैसे कि हर साल देखा जा रहा है, कभी हिस्ट्री के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, कभी इन्वायरमेंट और साइंस के क्वेश्चन, साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस। आपको पता ही है कि पिछले कई सालों से अब ये पैटर्न में हमारे जो चेंजेस आए कि साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस बढ़े हैं। ऐसे में जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस का वेटेज नहीं था, इस बार इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखे गए और आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस बहुत कम थे। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको यूपीएससी ने कहीं ना कहीं टच भी नहीं किया, बट वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो ऐसे बच्चे जो एग्जाम के पहले इस पैनिकिंग सिचुएशन में रहते हैं कि हमें तो सब कवर करना है, एग्जाम में जो बच्चे जाते हैं उन्हें पता चलता है कि यूपीएससी का जो एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो चुका है, जैसे कार्बन से बहुत सारे क्वेश्चंस थे सर, साइंस एंड टेक के कार्बन से, एनवायरमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो क्या अब ये स्ट्रैटेजी अपनाना होगा कि आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक तैयारी करें या सिलेबस स्पेसिफिक तैयारी करें? देखिए, अभी पहले क्वेश्चन के जवाब में भी मैंने बताया था ये चीज़ कि यूपीएससी एक चीज़ पे बहुत अच्छे से काम करता है, और वो है कि स्टूडेंट्स की डिपेंडेंसी ख़त्म करना। और इसके पीछे का अगर आप रैशनल देखोगे ना तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपके बहुत काम आएगा। तो वो चाहता है कि जो बच्चे मेरे पास आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए, वो एक ट्रेडिशनल या कोई भी एक फिक्स सेटअप को के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। तो इसीलिए, नहीं तो यूपीएससी के पास भी ऑप्शन है कि वो क्वेश्चंस के अंदर ही बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनाकर भी कट ऑफ कम कर सकता था, एलिमिनेट कर सकता था, लेकिन वो क्या करता है ना कि आपकी डिपेंडेंसी को ख़त्म करता है। तो अगर पिछली बार मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं आए थे तो बच्चे अगर इस बार मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ के जाएंगे तो उनको दिक्कत होगा। तो वो हमेशा से ये चीज़ को रखा हुआ अपने एक पार्ट में, अपने एग्जामिनेशन के प्रोसेस में, कि वो डिपेंडेंसी पे कोई बच्चा नहीं टिके। एक साल करेंट अफेयर्स के 35-40 क्वेश्चन आ गए थे और अगले साल सब लोग फिर करंट पे भाग गए, तो उस साल 2 क्वेश्चन आए करंट अफेयर्स के। तो यूपीएससी ने कभी नहीं कहा है कि ये मेरा फिक्स पैटर्न होगा, कि ये ब्लूप्रिंट है मेरे एग्जामिनेशन का, मॉडर्न हिस्ट्री से इतने क्वेश्चन आएंगे, साइंस से इतने क्वेश्चन आएंगे। तो ये डिपेंडेंसी हम लोगों ने खुद बनाई है, और कहीं ना कहीं इसमें कोचिंग इंडस्ट्रीज और मैगजीन्स का भी हाथ है कि आप वो डिपेंडेंसी और उस ट्रेंड को फॉलो करके अपना तैयार कर देते हो पैटर्न। यूपीएससी ने ऐसा कभी कमेंट किया नहीं। और दूसरी चीज़, जहाँ तक बात रही कार्बन की, तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ में, इकोनॉमिक में कार्बन की ज़रूरत है, आईआर में कार्बन का रोल है,
तो हर इन्वायरमेंट में कार्बन का रोल है, ज्योग्राफी में कार्बन का रोल है। तो कार्बन या क्लाइमेट चेंज, अगर मैं उसको अच्छे से ये सफाइस करूँ, क्लाइमेट चेंज एक ऐसा टॉपिक है जो टॉपिक आपका एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी का पार्ट है, और वो गवर्नेंस में भी हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो गवर्नेंस में भी हमारा आ रहा है, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आ रहा है, हमारा IR में भी आ रहा है। तो हर जगह जब ये चीज़ इनएविटेबल दिख रहा है तो ये आपका सिलेबस के अंदर एक अच्छा रोल प्ले करेगा। अगेन मैं यही बोलूँगा कि अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कार्बन के ऊपर ही पूरा रिसर्च करके चले जाओ, अगली बार नहीं पूछेगा। तो जो सिलेबस है हर चीज़ को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर अगर आप करते हो और उसके अंदर जितने भी सब डायमेंशंस है उसको आप अच्छे से एक्सप्लोर कर लेते हो करंट के साथ इंक्लूड करके, तो UPSC टफ नहीं लगेगा। आप डिपेंडेंसी बस छोड़ दीजिए। और एक और चीज़ जो मैं अपने तरफ से ऐड करूँगा, CSAT को लेकर जो बच्चे थोड़ा पैनिक किए इस बार, 23 में भी ये प्रॉब्लम आई थी, CSAT में बहुत बच्चे क्वालिफाई नहीं किए थे, इस बार भी। देखिए CSAT का पेपर जहाँ तक मैंने एनालाइज किया कि कॉम्प्रीहेंशन को इस बार थोड़ा सा लाइटर नोट पे रखा गया। मैथ्स रीजनिंग वाला जो पार्ट यानी कि आप क्वांट वाला पार्ट हम लोग देखें तो वो थोड़ा सा ट्रिकी बनाया गया। हाँ सर, जैसे CSAT की मैं बात करूँ तो CSAT में रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत कम थे, मैक्सिमम क्वेश्चंस मैथ्स के थे और कॉम्प्रिहेंशन से ज़्यादा। कॉम्प्रिहेंशन के भी जो हमारा जो नॉर्मल लैंग्वेज है, लैंग्वेज भी काफ़ी टफ और ऑप्शंस भी एजम्पशंस वाले ऑप्शंस थे। तो एजम्पशंस कैन बी एनीथिंग, राइट? मतलब यू कैन एज्यूम एनीथिंग बट व्हाट विल बी डिसाइडेड बाय UPSC यू कैन नॉट डिसाइड दैट। तो ये बच्चों को एक और अनदर कंफ्यूजन लेवल पे ले जा रहा है, तो इसके बारे में आप थोड़ा। देखिए कॉम्प्रीहेंशन के लिए बहुत आप कह सकते हैं कि रूल है, गोल्डन रूल है कि यू शुड रीड बिटवीन द लाइन्स। और रीड बिटवीन द लाइन्स में क्या होगा कि जब आप ऑप्शंस देखते हो ना कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सबसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है ऊपर दिए गए पैसेज की डिमांड को, तो आप लाइन्स के बीच में जब पढ़ते हो तो आपको कुछ रिजेम्बलेंस दिखेगा वर्ड्स का। वर्ड्स का रिजेम्बलेंस का मतलब ये हुआ कि जो पैसेज में भी है और जो ऑप्शंस में भी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है जो ये रिजेम्बलेंस को फॉलो नहीं कर रहा हो। और ये मैंने एक ओवरव्यू ये देखा इस बार में कॉम्प्रिहेंशन में कि लगभग पैसेज में 2 ऐसे ऑप्शंस थे जो कि एकदम रिलेटेड नहीं है, यानी कि बिटवीन द लाइन्स उनका कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है। तो 50% चांसेस वहाँ पे आपके सही होने के हो जाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा एक आपको आप कह सकते हो कि एक सेकेंड रीडिंग की जरूरत पड़ेगी कि इन दोनों में सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा। UPSC का जो एजम्पशन है वो क्या होगा और आपका एजम्पशन क्या होगा, इसमें डिफरेंस तभी होगा जब आपने पैसेज को दोबारा रिविजिट नहीं किया और पहले रीडिंग में ही आपने अटेम्प्ट किया। दूसरी बार जब आप जाओगे 2 ऑप्शंस को लेकर तो आपको दिखेगा कि आप फिर उसके जो करेक्ट मतलब हमारा जो रिफ्लेक्शन था, समरी था, वो आप भी एक्सप्लोर या कनेक्ट कर पाओगे। तो ऐसे 30-40 जो भी पैसेज हो कॉम्प्रिहेंशन थे, इनमें 20-25 में मैंने ये ट्रेंड देखा कि 2 ऑप्शन तो बिल्कुल आसानी से एलिमिनेट हो रहे हैं और एक ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए आपको पैसेज को दोबारा रिविजिट करना पड़ेगा। दूसरा, कुछ क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग में ऐसे थे जिसके ऑप्शंस ऐसे थे कि आपको छोड़ना था उन क्वेश्चंस को। CSAT में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सिर्फ 67 मार्क्स चाहिए, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को छोड़ना भी है, ये आना एक ज़रूरी स्किल है। इस कारण से थोड़े बच्चे पैनिक किए, ये मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि पैटर्न और जो ट्रेंड है CSAT का वो दिन पे दिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन आपको उसके लिए अपना बेसिक इंग्लिश जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन स्किल है उसके ऊपर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। और न्यूमरेसी जो बेसिक हमारा है, जो 10th तक अगर आपने बहुत अच्छे से मैथ्स के ऊपर कमांड किया हुआ है, उसको अगर आप दोबारा रिविजिट करोगे तो आपका कट ऑफ यानी क्वालिफाइंग मार्क्स आप आराम से ला सकते हैं। अभी भी ऐसा नहीं है कि वो मुश्किल माना जाए। ठीक है सर, एक आखिरी क्वेश्चन मैं इसके साथ वाइंड अप करूंगी सेशन को। सर, जो स्टडी मटेरियल है फाइनली बच्चों को आप एक गाइडिंग मतलब लाइट के थ्रू, मतलब आप क्या बच्चों को एक स्टडी मटेरियल, क्योंकि अब कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया है सिलेबस को और क्वेश्चन के पैटर्न्स को देख के। सर, अब बच्चों को इस सिचुएशन में एक फाइनल क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो बच्चे हताश चुके हैं या फिर उनको ये लग रहा होगा कि अब कैन नॉट क्वालिफाई क्योंकि UPSC का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे सिचुएशन में आप उन बच्चों के लिए एक फाइनल मैसेज स्टडी मटेरियल को लेके या फिर एक गुड नोट पे जो भी आप कहना चाहें? देखिए, इस पे एक चीज़ मैं जरूर यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपको जो भी स्टडी मटेरियल से जब हम बात करते हैं तो एक हमारे पास NCERT जो है, और NCERT को लेके थोड़ा सा हम लोग पैनिक करने लगते हैं कि 6ठी से 12वीं तक का ये देखिए 6th क्लास टू 10th क्लास सबने NCERT पढ़ा है, ठीक है। तो मेरा ये सजेशन होता है कि आप ना 6 to 12 के लिए नहीं जाइए, आप NCERT पढ़ो,
9 to 12 विल बी सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। उसमें भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कवर करा रहा है। उसमें हमारा हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का जो पुराना वाला आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा, विपिन चंद्रा, ये आप पढ़ेंगे, बेसिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। 11th-12th का ज्योग्राफी का एनसीईआरटी जो नया वाला एडिशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली पॉलिटी के लिए आपके पास 11th क्लास की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, वो किताब बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक्स में, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर करने के लिए। इकोनॉमी के लिए हमारे पास क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स और 11th का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दो किताब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सिलेक्टिव रीडिंग पर एनसीईआरटी जरूरी है। अभी आप देखोगे कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स हमें ऐसे मिलते हैं जो कोई कॉन्सेप्ट के ऊपर, जैसे कि इनमें से सबसे अच्छा डेफिनेशन लिबर्टी के लिए क्या हो सकता है, फ्रीडम के लिए क्या हो सकता है, ये सारा कुछ एनसीईआरटी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और वहीं से क्वेश्चन उठा के डाला हुआ है यूपीएससी ने। तो ये एक बेसिक के लिए। दूसरा मेरा सजेशन होगा कि आप कोई भी अगर स्टडी मटेरियल को फॉलो कर रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट का, आप कोई एक सोर्स को 10 बार पढ़ने की कोशिश करिए, या कोई भी किताब अगर आप ले रहे हैं तो उसको 10 बार आप पढ़िए, rather than कि आप 10 किताब के पीछे भागिए। और तीसरा कि मेरे लिए जो सिलेबस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है विथ रेस्पेक्ट टू स्टडी मटेरियल, एंड दैट इज न्यूज़पेपर। सो एक डेवलप कीजिए हैबिट डेली न्यूज़पेपर रीडिंग का। मेंस के ओरिएंटेड आर्टिकल्स को आप अगर बहुत अच्छे से एक्सप्लोर नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप एटलीस्ट प्रीलिम्स वाले पार्ट को तो अच्छे से उसका एक नोट्स बनाइए, उसको रीड डाउन कीजिए, अपने जहाँ पे आपका नोट्स है वहाँ पे ऐड कीजिए। गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, इमरजेंसी है, हम लोग बात करते हैं अभी मानसून जल्दी आया, उसके ऊपर आर्टिकल चल रहा है 2-3 दिन से, तो जहाँ मानसून आपने पढ़ा हुआ है वहाँ पे ऐड करो कि आखिर ऐसा क्या हुआ इस बार कि मानसून थोड़ा अर्ली ऑनसेट हुआ है उसका। कुछ टर्म्स उसमें आएंगे आपको, जूलियन मैडन ऑसिलेशन, तो ये टर्म्स आप वहाँ पे इंक्लूड करो कि ये क्या है, इसको अगर आपने नोट्स में नहीं कवर किया तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप अपने बेसिक स्टडी मटेरियल को 10 बार पढ़िए, एनसीईआरटी पहले क्लियर कीजिए, और न्यूज़पेपर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी आपको बढ़ाना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ जो बच्चे इस तैयारी या जो कैंडिडेट्स अपना बेस्ट दे रहे हैं और जो हार नहीं मान रहे हैं, उनके लिए ये सर की गाइडिंग लाइट्स और ये मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।